की गाइडलाइंस की बात करो तो मेरे लिए तो बहुत बेनिफिशियल थी कि मैं वन टाइम एग्जामिशन आया और मैं बाहर चले गई एमबीबीएस करने के लिए। बिल्कुल, क्या सिचुएशन रही थी, किस तरीके से आपने एडमिशन लिया, क्या क्या आपके सामने थॉट्स आए, कैसे आप उन थॉट्स से ओवरकम हुए, कैसे आपने सिलेक्शन करा? अगर कोई नेगेटिव कंसल्टेंसी मिल गई है तो वो जो एक्सपीरियंस है ना वो मैं आपको बता भी नहीं सकती, इतना ज़्यादा बुरा करते हैं वो बच्चों के साथ में। इसमें जब आपने एडमिशन लिया था उस टाइम पे एजेंट का कितना बड़ा रोल रहा है आपकी जर्नी में? चीज़ें रशिया में आकर थोड़ी स्मूथली चली, मतलब थोड़ा मुझे सुकून मिला कि हाँ चलो अब मेरे साथ अच्छा होगा। जैसा कि आपने बताया कि इतनी सारी प्रॉब्लम्स आपने फेस की जस्ट बिकॉज आपसे एक गलती हो गई कि आपने कंसल्टेंसी सही चूज नहीं करी। तो जैसा आपने बताया कि रशिया में आपका काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है, तो आप क्या सजेस्ट करेंगे कि एमबीबीएस अब्रॉड इज अ गुड ऑप्शन और एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए मुझे लगता है कि एमबीबीएस अब्रॉड एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंश्योर एजुकेशन। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर मुनफिदा, जो कि एफएमजी हैं, फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट। इन्होंने अपनी एमबीबीएस कंप्लीट करी है रशिया से, बट एडमिशन लिया था इन्होंने यूक्रेन में। इनका एक ऐसा केस है जहाँ पे इन्होंने ट्रांसफ़र भी लिया है, कोविड सिचुएशन भी इन्होंने देखी है, वॉर सिचुएशन भी इन्होंने देखी है। तो आज इनसे बात करके हम ये देखेंगे कि क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस आती हैं एक एफएमजी को जब वो अब्रॉड जाता है एमबीबीएस करने के लिए। तो हो सकता है काफ़ी सारे ऐसे बच्चे होंगे जो कि इनकी प्रॉब्लम से अपने आप को भी रिलेट कर पाएंगे, एंड ऐसे भी बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जिनको इनकी केस से हेल्प मिलेगी और वो अपनी आगे की जर्नी को स्मूथली कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। तो स्वागत करते हैं मैम का हमारे पॉडकास्ट में। वेलकम मैम टू आवर पॉडकास्ट। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी हियर। आज मैं अपने एक्सपीरियंस से ये बताना चाहूँगी लोगों को, बच्चों को, कि आगे मतलब जब हम एमबीबीएस करने जाते हैं अब्रॉड में तो वहाँ पे हमें क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। तो मैं ये नहीं चाहती कि मैंने जो फेस किया है कि और भी आने वाले जो जाने वाले बच्चे हैं वो फेस करें, इसलिए मैं अपना एक्सपीरियंस बहुत अच्छे से यहाँ पे शेयर करना चाहूँगी। थैंक यू मैम। सबसे पहला मेरा ये सवाल है कि मैम आपने कब सोचा कि आपको एमबीबीएस करनी है अब्रॉड से, कहाँ से आपकी इस सफ़र की शुरुआत हुई है? मैम एक्चुअली मैंने क्या 12th के साथ भी तैयारी करी थी और मैंने एक ड्रॉप भी लिया था, लेकिन मेरा हो नहीं पाया। तो फिर उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन में एडमिशन ले लिया। फिर मैं 2018 में एक्चुअली क्या हुआ था कि एनएमसी का एग्जामिशन आया था, वन टाइम एग्जामिशन। तो मेरे को ये अपॉर्चुनिटी मिली, तो उसके बाद फिर मैंने सोचा कि अब चले जाना चाहिए, क्योंकि मेरा शुरू से सपना था, मुझे डॉक्टर बनना था। लेकिन कुछ ऐसे सर्कमस्टेंसेस थे कि मैं नहीं कर पाई। फिर मुझे अपॉर्चुनिटी मिली तो मैंने वो अब मतलब बाहर जाना सही समझा। मतलब ये वही बात होगी कि किसी चीज़ को अगर आप पूरी शिद्दत से चाहो तो सारी कायनात आपको उससे मिलाने की कोशिश करती है। बिल्कुल। आपका सपना था डॉक्टर बनना और कहीं ना कहीं उसी टाइम वन टाइम एग्जामिशन आ हाँ गया। जी, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी, तो इसको मैंने जाने नहीं दिया अपने हाथ से, तो मैं चले गई बाहर एमबीबीएस करने के ये लिए। बहुत अच्छा किया मैम आपने। बट मैम जैसे आपने बताया कि एनएमसी की गाइडलाइंस आई थी 2018 में, टाइम टू टाइम बहुत सारी एनएमसी की गाइडलाइंस आती हैं, एंड इन गाइडलाइंस को लेके भी एक एमबीबीएस अब्रॉड को लेके एक फोबिया रहता है कि कहीं एनएमसी की कुछ ऐसी गाइडलाइंस ना आ जाए जिसकी वजह से हमारी डिग्री वैलिड ना हो, या फिर बहुत सारे जो पॉइंट्स होते हैं एनएमसी के। तो आपको क्या लगता है कि एनएमसी की गाइडलाइंस कितना मेंटली इफेक्ट करती है एक एफएमजी को? मैम जैसे कि आप एनएमसी की गाइडलाइंस की बात करो तो मेरे लिए तो बहुत बेनिफिशियल थी कि मैं वन टाइम एग्जामिशन आया और मैं बाहर चले गई एमबीबीएस करने के लिए। बिल्कुल आपका सपना तो पूरा मेरे हो लिए गया। तो ये अपॉर्चुनिटी हो गई। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि वो हमेशा ही बेनिफिशियल रहे। अभी जैसे कि आप अब देख लो 2021 के बाद में कि बच्चा ट्रांसफ़र नहीं ले सकता कहीं पर भी। मान लो नई गाइडलाइंस आई हाँ जी, कि मान लो कि कोई उनको जो जिस यूनिवर्सिटी में गए, अगर उन्हें वहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम है तो किसी और यूनिवर्सिटी में जा ही नहीं सकते। तो ऐसा है कि जो एनएमसी की गाइडलाइंस है ना, टाइम टू टाइम बच्चे को बहुत मेंटली टॉर्चर करती हैं। अगर बेनिफिशियल है तो ठीक है, अगर नहीं है बेनिफिशियल तो बच्चा बहुत इससे मेंटली इफेक्ट होता है। तो कहीं ना कहीं एनएमसी की गाइडलाइंस उनके 6 साल के जर्नी में उनके साथ चलती है कि कब क्या नया आ जाएगा। 6 साल के बाद भी एनएमसी की नई गाइडलाइंस उनको परेशान करती हैं, क्योंकि मेडिकल कोर्स सिर्फ 6 साल तक नहीं है, उसके हाँ बाद जी। भी एनएमसी का रोल रहता है उसमें। बिल्कुल रहता है। मैम जैसे आपने बताया कि एनएमसी की गाइडलाइंस को लेके बच्चा थोड़ा सा प्रॉब्लम में आ जाता है अगर कोई उनके विरुद्ध में अगर कोई गाइडलाइन आ गई तो। जी। सेम तरीके से जैसे बच्चा फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेकर जाता हाँ है, जी। तो फर्स्ट ईयर में भी काफ़ी ज़्यादा कंसर्न होता है पेरेंट्स का भी, स्टूडेंट्स का भी, कि कैसे हम जाएंगे, कैसे हमें यूनिवर्सिटी सिलेक्शन करना है, क्या प्रोसेस रहेगा। तो ऐसे मल्टीपल थॉट्स होते हैं। तो जब आपने एडमिशन लिया था उस टाइम पे आपका क्या सिचुएशन रही थी, किस तरीके से आपने एडमिशन लिया, क्या क्या आपके सामने थॉट्स आए, कैसे आप उन थॉट्स से ओवरकम हुए, कैसे आपने सिलेक्शन करा?
अगर आप ये बता पाएं तो, ताकि बच्चों को भी थोड़ा सा इसमें आइडिया मिल जाए कि किस तरीके से यूनिवर्सिटी सिलेक्शन वगैरह होती है। सबसे पहली बात तो मैम यही होती है कि अगर हमें फर्स्ट ईयर में मतलब बाहर अगर अब्रॉड एमबीबीएस करने जाना है तो हमें फर्स्ट ईयर में ही ये होता है कि कौन सी सबसे पहले कंट्री कौन सी सिलेक्ट करें। सबसे मेन कंसर्न तो कंट्री का ही होता है। उसके बाद आप जैसे कि बात करें कि फर्स्ट ईयर इंडिया में ही अगर किसी यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट करने की बात हो तो उसमें भी कितनी प्रॉब्लम होती है, फिर तो फॉरेन की बात तो अलग ही है। तो क्या हुआ कि मैंने बहुत सुना था यूक्रेन के बारे में कि वहाँ पे बहुत अच्छी पढ़ाई होती है, क्योंकि वहाँ पे यूक्रेन काफी फेमस था। 2 एग्जाम्स होते हैं वहाँ पे, जैसे थर्ड ईयर में क्रॉक 1 होता है, 6th ईयर में क्रॉक 2 होता है। तो ये सब सोच के मैंने यूक्रेन को सिलेक्ट किया। उसके पीछे एक ये भी फैक्टर था कि वो यूरोपियन कंट्री में आती है। जनरली यूरोपियन कंट्री मतलब इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री होगी, तो लैंग्वेज का बैरियर भी नहीं होगा, क्योंकि लैंग्वेज बहुत बड़ा कंसर्न होता है अगर हम किसी फॉरेन कंट्री में जा रहे हैं तो इस वजह से मैंने यूक्रेन को सेलेक्ट किया और फिर मैं वहाँ पर गई। फिर जिस तरह से अभी जो प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल है, रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, जिस तरह से आप पॉडकास्ट कर रहे हैं जिसमें कि फ्रीक्वेंटली क्वेश्चंस होते हैं उनके आप इतने अच्छे मतलब हमें जवाब मिल जाते हैं। मेरे टाइम पे ऐसा कुछ भी नहीं था, लेकिन अगर ऐसा मेरे टाइम पे होता तो मुझे शायद कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन जिस तरह से आज रिसोर्सेज अवेलेबल। मैम आपकी जो जर्नी रही है एमबीबीएस अब्रॉड वाली, इसमें जब आपने एडमिशन लिया था उस टाइम पे एजेंट का कितना बड़ा रोल रहा है आपकी जर्नी में? मैम देखिए, एजेंट का जो है वो बहुत मतलब मेन रोल होता है। इस एजेंट के रोल को हम ऐसे देख सकते हैं, एक पॉजिटिव वे में और एक नेगेटिव वे में, ठीक है। तो पॉजिटिव वे में क्या होता है, अगर हम पॉजिटिव वे में देखें तो एजेंट क्या करता है, हमें सेलेक्ट करके देता है यूनिवर्सिटी, ठीक है, हमें वहाँ भेजता है तो हम वहाँ पे एडमिशन कराता है। अगर पॉजिटिव कंसल्टेंसी मिली है अगर हमें, तो हमें पूरे 6 साल कोई भी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। स्मूथली चलेगा सारा काम, सारी जिम्मेदारी जो भी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं सारी वही लेते हैं और वो वहाँ पे बहुत हेल्पफुल भी होते हैं फ्रॉम द वेरी फर्स्ट लास्ट ग्रेजुएशन। हाँ जी बिल्कुल। लेकिन अगर यहीं पे मैं बात करूँ कि अगर कोई नेगेटिव कंसल्टेंसी मिल गई है तो वो जो एक्सपीरियंस है ना वो मैं आपको बता भी नहीं सकती। इतना ज़्यादा बुरा करते हैं वो बच्चों के साथ में, जैसे कि मेरे साथ हुआ था। अच्छा, मतलब आपका नेगेटिव रोल रहा है एजेंट्स को लेके? बिल्कुल बहुत नेगेटिव रोल। आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। बिल्कुल शेयर करूंगी मैं अपना एक्सपीरियंस, ताकि बच्चों को आगे से ये बच्चों को सीख मिल जाए, वो इस चीज़ से सीखे कि हमें किस तरह से कंसल्टेंसी को सिलेक्ट करना है और किस तरह से हमें अपनी आगे की जो जर्नी, अगर वो एमबीबीएस करने बाहर जाना चाहते हैं तो हमें किस तरह से जाना है, तो ताकि उनको कोई प्रॉब्लम ना हो। जी मैम, ये तो बहुत बड़ा सवाल होता है पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स के माइंड में। पहला सवाल ये आता है कि अगर बाहर जाना है तो आप कैसे बाहर जाएं, किससे बात करें, कैसे कंसल्टेंसी सर्च करें। जैसा कि आपने बताया, अगर पॉजिटिव पार्ट है तो गुड एंड वेल, यू डोंट हैव टू थिंक अबाउट इट, और आपको बिल्कुल नहीं सोचना। बट अगर नेगेटिव पार्ट है फिर तो मैम प्लीज बताइए कि क्या इसमें एक्सपीरियंस रहा है? जी बिल्कुल, मैं बिल्कुल शेयर करना चाहूँगी अपना एक्सपीरियंस। एक्चुअली क्या है कि जब मैंने कंट्री सेलेक्ट करी थी यूक्रेन, तो मैंने सबसे पहले सर्च करा तो मुझे एक कंसल्टेंसी दिखाई दी नाथ एजुकेशन के नाम से। तो फिर मैंने उन्हें कांटेक्ट किया, उन्होंने मुझसे बहुत अच्छे से बात करी। उन्होंने बोला कि अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह ऐसा दिल्ली में जमा करने के लिए आ जाओ। तो मैं राजस्थान, अच्छा, मतलब आपको बुलाया? हाँ जी, मैं राजस्थान से हूँ। मैंने ये सोचा कि दिल्ली बहुत एक मेन हब है वहाँ पे इन सब चीज़ों का, तो मुझे लगा कि वहाँ पे सब कुछ अच्छा ही होगा और नियर बाय भी है राजस्थान से 2-2.5 घंटे का रास्ता है। तो फिर मैं वहाँ पर अपने डॉक्यूमेंट्स जमा करके आ गई। उसके बाद क्या हुआ कि हम लोगों का जाने का हुआ, सबका जाने की डेट आ गई, तो अक्टूबर में मैं गई यहाँ से यूक्रेन। अच्छा, मतलब आपका एडमिशन पूरा मतलब हाँ, प्रोसेस जो भी वीजा वगैरह जो भी, हाँ जी बिल्कुल, वीजा वगैरह लग गया। उसके बाद फिर मैं तो वो प्रोसेस आपका स्मूथली हुआ स्टार्टिंग में? हाँ, वो प्रोसेस स्मूथली हुआ। मेरा वीजा भी 1 हफ्ते में ही लग गया था। अच्छा। तो उसके बाद फिर मैं यूक्रेन गई, वहाँ पे पहुँची। वहाँ पे मुझे वो जो एजेंट्स थे वो लेने के लिए आए। तो वो वहाँ की जो कैपिटल है कीव, वहाँ पे हम कम से कम भी नहीं तो 10 से 15 बच्चे थे। अच्छा, आप लोग पूरा ग्रुप गया था यहाँ से? नहीं, ग्रुप गया नहीं था साथ में, लेकिन वहाँ ग्रुप इकट्ठा हो गया था। अच्छा। जैसे कि आज मैं आई हूँ तो कल 2 बच्चे और आए हैं, उसके बाद 3 बच्चे और आए हैं, तो इस तरह से हम 15 बच्चे हो गए थे एक साथ। अच्छा, तो एक्चुअली क्या हुआ कि मेरा जो इनविटेशन लेटर था वो किसी दूसरी यूनिवर्सिटी का था।
जैसे कि अच्छा। मैं आपको उसका नाम भी शेयर करना चाहूँगी, टर्नोपिल स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी। तो मैं टर्नोपिल में एडमिशन के लिए यहाँ से गई थी। वहाँ पे ऐसे बहुत सारे बच्चे थे जिनका जो एडमिशन है वो इनविटेशन लेटर किसी और यूनिवर्सिटी का था, लेकिन वहाँ पे उन्होंने हमें 10 दिन एक ही फ्लैट में रोका, और वहाँ 10 दिन रोकने के बाद उन्होंने हमारा माइंड वॉश किया कि आपको वो यूनिवर्सिटी अच्छी नहीं है, दूर है, तो आपको वहाँ नहीं जाना चाहिए, ये वो। अच्छा, मतलब इंडिया में आपको उन्होंने एडमिशन लेटर और इनविटेशन लेटर निकाल के दिया टर्नोपिल यूनिवर्सिटी का, बट आपको कीव ले जाने के बाद, कैपिटल ले जाने के बाद वहाँ पे आपको बोला गया कि वो यूनिवर्सिटी ही अच्छी नहीं हाँ है। नहीं है, वो बहुत दूर है। ओके। हाँ, वहाँ पे मतलब सेफ नहीं है, तो हमारा वहाँ पे माइंड वॉश किया गया और पूरे ग्रुप सारे बच्चों को एक सारे साथ बच्चों का। हाँ, उसके बाद फिर क्योंकि हमारे सारे डॉक्यूमेंट्स उनके ही पास थे, तो वो हमारे डॉक्यूमेंट्स भी वापस नहीं दे रहे थे। हमने पैसे भी दे दिए थे उनको, फीस के पैसे। पहले उन्होंने हमें बोला कि फीस के पैसे दो तभी एडमिशन नहीं हो रहा तुम लोगों का। हमने फीस के पैसे भी उनको प्रोवाइड करा दिया। उसके बाद स्टिल अच्छा, उन्होंने मतलब आपकी फीस यूनिवर्सिटी में ना सबमिट होके आपके उन्होंने एजेंट्स के पास गई थी, तो उन्होंने हमारे जो क्या है पैसे भी ले लिए। तो अब हम वापस भी नहीं आ सकते थे। हम इसी बात का इंतज़ार कर रहे थे कि शायद कल हमारा एडमिशन हो जाए, चाहे शायद परसों हमारा एडमिशन हो जाए। तो उसके बाद बहुत मतलब कम से कम 10 से 15 दिन इंतज़ार करने के बाद आधे बच्चों का, मतलब हम 15 बच्चे थे, तो 8 बच्चों को दूसरी यूनिवर्सिटी में ज़फरोज़िया में एडमिशन दिलाया, और 7 बच्चों को डोनेस्क नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी में। अच्छा, मतलब जिसका इनविटेशन था उसमें एक भी बच्चे का एडमिशन नहीं हुआ? किसी का नहीं किसी हुआ। अलग ही यूनिवर्सिटी में एडमिशन जी हुआ? हाँ। अच्छा। उसके बाद फिर हम लोगों को वहाँ पे ले जाया गया। उसके बाद वहाँ हमें हमारा वहाँ पर भी, जहाँ डेस्टिनेशन पे पहुँचने के बाद भी हमारा जो एडमिशन है वो उन्होंने कम से कम नहीं तो एक से 2 हफ्ते लेट कराया एडमिशन वहाँ पे। तो वहाँ पे जाने के बाद फिर वहाँ पे हम लोगों को फ्लैट्स का भी जो भी अरेंजमेंट था वहाँ रहने का, उसमें भी बहुत प्रॉब्लम आई। तो इस तरह से जिस कंसल्टेंसी के थ्रू मैं गई, जो मेरे लिए ये एक बहुत ही नेगेटिव पार्ट रहा कि मैंने इस कंसल्टेंसी को बिना किसी उसके सर्च किया, क्योंकि मेरे पास आप लोगों के जैसे जिस तरह से आप अभी इतनी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराते हैं, पॉडकास्ट करते हैं, इतने क्वेश्चन आंसर्स जो भी आप करते हैं उसमें कितना अच्छा सब कुछ बताते हैं, तो उनसे आज के बच्चों को इतनी हेल्प मिलती है, लेकिन हमारे लिए ऐसा सब कुछ अवेलेबल नहीं मैम, था। आपका एक्सपीरियंस तो बहुत ही बैड एक्सपीरियंस में काउंट होता है। बिल्कुल। तो यहाँ पे मैम, जैसा कि आपने बताया कि आप बेसिकली राजस्थान से हैं, बट आपने कंसल्टेंसी चूज करी दिल्ली की। आपने अपने नियर बाय कंसल्टेंट नहीं देखे? मतलब ये क्या एक थॉट प्रोसेस आपका कि मैं राजस्थान की किसी कंसल्टेंसी पे बिलीव ना करके दिल्ली की किसी कंसल्टेंसी के थ्रू मैं एडमिशन लूंगी, एंड दैट टू वो भी आपने ऑनलाइन सर्च करी, तो इसके पीछे का बेसिक रीजन क्या रहा है? बेसिक रीजन सिर्फ इतना ही है कि जो कहते हैं ना कि गो विद द फ्लो, कि जहाँ पे बहुत ज्यादा भीड़ है, भीड़ के साथ चलो। तो मुझे लगा कि दिल्ली में, मतलब दिल्ली इज अ कैपिटल यू नो, तो मुझे लगा कि दिल्ली में यहाँ का ये इन सब चीज़ों का हब है तो सब कुछ अच्छा होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। हमें हमेशा क्या करना चाहिए, हमें हमेशा अपनी नियर बाई कंसल्टेंसीज जो नियर बाई हमारे खुद के स्टेट में जो कंसल्टेंसीज प्रेजेंट हैं उन पे विश्वास करना चाहिए, क्योंकि वो तो अपने ही होते हैं। ठीक है, इस वजह से हमें दिल्ली ना जाके, अगर हमारा जो रीजनल लेवल पे जो हमारे कंसल्टेंट्स हैं, अगर हम उनसे कनेक्ट करें, पॉसिबल कि वहाँ पे कोई कंसल्टेंट है, देन यू शुड कांटेक्ट देम फर्स्ट बिफोर गोइंग टू दिल्ली। हाँ, और अगर कोई नोन है और हम उसके बारे में जान रहे हैं, यूट्यूब पे उनके अच्छे व्यूज हैं, सब कुछ है, तो हमें दिल्ली पे इतना भरोसा नहीं करना चाहिए। हमें अपनी जो ये आपका एक्सपीरियंस बोल रहा है मैम, बिल्कुल आपने एक्सपीरियंस लिया है। हाँ जी। जैसा कि आपने बताया कि इतनी सारी प्रॉब्लम्स आपने फेस की जस्ट बिकॉज आपसे एक गलती हो गई कि आपने कंसल्टेंसी सही चूज नहीं करी जी। कोई बात नहीं, ये सारी प्रॉब्लम्स आपके साथ हुई। उसके बाद जब आपने एडमिशन ले लिया और जब आपकी फर्स्ट ईयर से क्लासेस स्टार्ट हुई, उसके बाद क्या एक्सपीरियंस रहा आपका वहाँ पे? जी, वो एक्चुअली क्या, मैंने फर्स्ट ईयर में क्या होता है कि यूनिवर्सिटीज़ के हॉस्टल्स होते हैं रहने के लिए, जैसे कंपलसरी होता है, तो किसी किसी यूनिवर्सिटी में नहीं होता है कंपलसरी। तो मैंने फर्स्ट ईयर से क्या मैंने फ्लैट ले लिया था। तो मेरी एक फ्रेंड थी, उसके साथ हम दोनों रहते थे, तो मतलब हमारा सब कुछ इतना स्मूथली चल रहा था। लेकिन उसके बाद कोविड आ गया तो हमारी क्लासेस ऑनलाइन हो गई। अब ना तो हम कॉलेज जा पाते, ना हम घर आ पाए, और क्योंकि घर आने में भी हमें इतना डर लग रहा था कि रास्ते में पता नहीं क्या हो जाए, क्योंकि उस टाइम पे कुछ भी नहीं पता था। टाइम पे। हाँ जी। उसके बाद फिर हम वहीं पे फंस गए, ऑनलाइन हमारी क्लासेस चल रही थी। कोविड के बाद फिर वॉर आ गया,
वॉर, कोविड, एक प्रॉब्लम से निकले, उसके बाद दूसरी प्रॉब्लम आ गई। लेट मी करेक्ट यू, सबसे पहली प्रॉब्लम आपकी कंसल्टेंसी, उससे निकली कोविड से निकले वॉर। हाँ जी, वॉर आया, उसके बाद फिर क्या, हमें तो घर जाना पड़ा वॉर में। उसके बाद मैंने ट्रांसफ़र ले लिया था रशिया। उसके बाद जो है मेरी चीज़ें रशिया में आकर थोड़ी स्मूथली चली, मतलब थोड़ा मुझे सुकून मिला कि हाँ चलो अब मेरे साथ अच्छा होगा। तो फिर मैम रशिया में आपकी क्लासेस सही चली थी? हाँ बिल्कुल। किस ईयर में आप ट्रांसफर लिया था? मैंने 5th ईयर में ट्रांसफ़र लिया था रशिया में। अच्छा, उसके बाद आपने 5th एंड आपका फाइनल ईयर? हाँ जी, 6th ईयर मेरा वहीं से हुआ है, रशिया से, और बहुत अच्छा हुआ है। मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा रशिया में। मतलब रशिया को लेके एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स है। जी, पॉजिटिव रिस्पॉन्स है। मैम जैसा आपका एक्सपीरियंस रहा है, इसमें पॉजिटिव एंड नेगेटिव बातें दोनों ही हैं। यूक्रेन को लेके कुछ चीज़ें ना चाहते हुए वैसी हो गई, और कुछ चीज़ें आपकी शुरुआत से वैसे हो गई, बट अगर बात करें एंडिंग में, तो जैसा आपने बताया कि रशिया में आपका काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। तो अगर मैं मैम आपके ओवरऑल एक्सपीरियंस के बारे में बात करूँ, तो एज एन इंडिविजुअल, जैसे कि अब आपने MBBS कंप्लीट कर लिया, अब आप डॉक्टर बन गए, आप क्या सजेस्ट करेंगे कि जो बच्चे अभी नीट की तैयारी कर रहे हैं, जो ड्रॉप भी ले रहे हैं, कोशिश भी कर रहे हैं कि इंडिया में उनको एडमिशन मिल जाए, बट कहीं ना कहीं उनको नहीं मिल पा रहा है, तो आप क्या सजेस्ट करेंगे कि MBBS अब्रॉड इज अ गुड ऑप्शन और नॉट? देखिए मैम, सबसे पहले जो मेरा सजेशन है वो तो यही है कि अगर मतलब आप इंडिया में सबसे पहले कोशिश करो, मेहनत करो, पढ़ो। अगर आपका हो जाता है तो अच्छी बात है। जैसे कि हर बच्चे को अपनी कैपेसिटी का पता होता है कि मैं इतना कर सकता हूँ। तो जैसे अगर उसके 600 एंड अप मार्क्स आ रहे हैं, तो आप मेहनत एक बार और ट्राई कर लो। और अगर आपके मतलब मान लो कि 300 400 इस तरह के मार्क्स आ रहे हैं, आपने 1 ड्रॉप लिया, 2 ड्रॉप लिए, तो मेरा ये मानना है कि आपको अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो ये टाइम है ना, बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। ये एक बार चला जाता है तो दोबारा नहीं आता। ये फिर हमें बाद में जब वो वक्त निकल जाता है ना, तो उसके बाद में हमें उसकी वैल्यू पता चलती है। फिर हमें रिग्रेट होता है कि काश मैंने ये 2 साल टाइम यूज़ कर लिया होता। हाँ, जैसे कि अब मैं मेरी ही बात कर लूँ, मेरे को तो चलो एक अपॉर्चुनिटी मिल गई थी, तो मैंने उसको एज अ अपॉर्चुनिटी यूज़ कर लिया कि मैं डॉक्टर बन गई। लेकिन अगर मेरे को वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिली होती, तो शायद मेरा आज फील्ड दूसरा होता, शायद मैं आपके सामने भी नहीं बैठी होती। बिल्कुल। तो मेरा तो ये मानना है कि आप पहले मेहनत करो, नहीं अगर हो पाता है तो आपको डिस्करेज होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए मुझे लगता है कि MBBS अब्रॉड एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि उसमें आपको भी पता है और मुझे भी पता है कि अकॉर्डिंग टू इंडिया इतना ज़्यादा एक्सपेंस नहीं है, और अब तो दोनों जगह सेम ही हो गया है, बच्चों को नेक्स्ट देना ही है, तो उसमें फिर आपको अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए बिल्कुल भी। तो मेरा तो यही मानना। एंड मैम सेकेंडली, मैंने जैसे कि आपको पहले भी बोला था कि कंसल्टेंसी है जो वो बहुत मेन रोल प्ले करती है इस जगह। तो आपको क्या है, कंसल्टेंसी बहुत वाइजली चूज़ करनी है, क्योंकि आपका पूरा, मैं कहती हूँ कि पूरे 6 साल, मतलब MBBS 1-2 साल का तो कोर्स है नहीं है, पूरे आपको 6 साल का उस पर डिपेंडेंसी हो जाती है। तो अगर आपको अच्छी कंसल्टेंसी मिलती है तो आपका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा होता है, क्योंकि बाहर स्टडीज़ के साथ साथ हम बहुत अच्छे, मतलब वैसे भी लाइफ को भी बहुत अच्छे तरह से इंजॉय कर सकते हैं। आप कल्चरल डाइवर्सिटी आपको मिलती है, अलग अलग लोगों से लैंग्वेज सीखने को मिलती है, मल्टीलिंगुअल पर्सनालिटी आपकी बनती है डेफिनेटली। तो इसीलिए हमारा एक्सपीरियंस अच्छा हो वहाँ पर, हमें जाके रिग्रेट ना हो, इसलिए हमें कंसल्टेंसी बहुत वाइजली चूज़ करनी चाहिए, क्योंकि हमारे पास इतने सारे प्लेटफॉर्म्स भी आजकल इतने अवेलेबल हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, आपका चैनल ही लगा लो यूट्यूब पे, आप जो काम कर रहे हैं, आप जो पॉडकास्ट कर रहे हैं, बहुत ही यूज़फुल है बच्चों के लिए, कि उनको कोई भी जो भी क्वेश्चंस हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी क्वेरी हो, तो वो उस पर देख सकते हैं और उसका वाइजली सेलेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू मैम फॉर द अप्रिशिएशन। वेलकम। जैसा कि मैम आपने बताया, आपका तो एक बहुत कठिन परिश्रम रहा है। बिल्कुल, बहुत MBBS बनने के लिए आप बहुत पापड़ बेले आपने डॉक्टर बनने के लिए, शुरू से इतनी सारी प्रॉब्लम्स देखी हैं। बट मैम आपसे बात करके काफ़ी अच्छा लगा, जो आपने एक्सपीरियंस बताया। एंड मुझे लगता है आपके जैसे और भी बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जो कि आपका पॉडकास्ट जब देखेंगे तो शायद आपसे रिलेट कर पाएंगे कि ये तो वो प्रॉब्लम्स बता रहे हैं जो हमारे साथ भी हुई है। बट हर किसी की हिम्मत नहीं होती कि वो सामने आके अपनी सारी प्रॉब्लम्स को बता पाए। आपकी प्रॉब्लम से आने वाले जो बच्चे हैं, वो भी, उनको भी शायद सीख मिलेगी कि उनको क्या गलती नहीं करनी चाहिए। जी बिल्कुल, मैं चाहती हूँ कि मेरे इस पॉडकास्ट से बच्चों को ये देखने को मिले कि जो मैंने फेस किया है, जो मिस्टेक्स करी हैं, जो मैंने फेस करा है, वो सारी चीज़ें वो बच्चे
आने वाले बच्चे जो जा रहे हैं बाहर पढ़ने के लिए वो फेस ना करें। मैं तो यही चाहती हूँ। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच फॉर योर पॉडकास्ट।